हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्विक रिवीजन ऑफ पीएमटी और जो कंपटीशंस की दुनिया में ख़ास तौर से जो स्टूडेंट्स बीएससी के बाद एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो बीएचयू, डीयू और जेएनयू के स्टूडेंट्स हों, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, और साथ साथ गेट नेट पार्क जस्टिफर के स्टूडेंट्स, उनके लिए भी एक क्विक रिवीजन के तौर पर काम करेगी। तो मुझे उम्मीद है कि क्विक रिवीजन की ये श्रृंखला काफ़ी बच्चों को लाभ देगी और बच्चों को जो कंपटीशंस के लिए एक माहौल देगी और बताएगा कि मतलब आप किस तरीक़ा से तेज़ी के साथ में चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो ईएफटी में क्वेश्चंस जो आते हैं वो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड पे कई बार पूछे जाते हैं। तो वी और ई के जनरल फार्मूले याद रखें। वी पोटेंशियल का जो हमारा मोनोपोल है, सिंगल चार्ज है, उसके कारण पोटेंशियल की वैल्यू 1/4πε0 Q/4R होती है। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मोनोपोल में, मोनोपोल का मतलब होता है हमारा सिंगल चार्ज। तो V जो होता है पोटेंशियल वो 1/R पे निर्भर करता है, Q पे निर्भर करता है चार्ज की स्ट्रेंथ पे। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है Q और R देगा, पोटेंशियल पूछ लेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में पावर एक नीचे जो है वो ज़्यादा हो जाती है, 1/4πε0 Q/R²। तो ये सिंगल चार्ज के कारण है, मोनोपोल एक चार्ज Q है। जैसे यहाँ पे हम एक चार्ज Q ले लें और R डिस्टेंस पे हमसे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है, तो ये दोनों फार्मूलों से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। डाइपोल में याद रखें, डाइपोल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन डाइपोल पर पूछा जाता है। डाइपोल में क्या होता है, हमारा एक चार्ज होता है +Q और एक चार्ज होता है -Q। अगर इनके बीच का सेपरेशन 2a है और सेंटर से कोई पॉइंट हम लें, सेंटर यहाँ मान लें, और थीटा डिस्टेंस है ये, तो इसमें R डिस्टेंस ये है, V पूछ लेता है इस पॉइंट पे कितना होगा। तो V जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू रहती है 1/4πε0 और P cos θ/R²। ये एक्सप्रेशंस रहता है पोटेंशियल का। और P यहाँ पे जो होता है वो होता है P = डाइपोल मोमेंट Q × 2a, ये P का फॉर्मूला होता है। तो V = 1/4πε0 P cos θ/R² में ध्यान रखें कि जब थीटा π/2 होता है, इसके सेंटर से इस पॉइंट पे कहीं पे भी परपेंडिकुलरली किसी भी पॉइंट पे हम पोटेंशियल लेते हैं तो वो 0 आता है। उसका कारण होता है +Q और -Q के कारण जो पोटेंशियल है वो दोनों ऐड होकर कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, P देगा, R देगा, थीटा देगा, V पूछ लेता है उस पॉइंट पे। कई बार डिपेंडेंसी पे क्वेश्चन आ जाता है, V जो है 1/R² पे करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो वेरी करता है, E = 1/4πε0 P/R³ और √1 + 3 cos² θ। ये फार्मूला यहाँ पे E का है। तो इस फार्मूले को निश्चित तौर से पढ़ के जाएँ। इसमें याद रखें कि जब हमारा थीटा की वैल्यू, यहाँ पे हम एंगल थीटा देख रहे हैं, थीटा की वैल्यू अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहता है तो π/2 लें, और इधर इक्वेटोरियल में कहता है तो थीटा को 0 लें। तो ये भी ध्यान रखें। और ई परपेंडिकुलर अगर हमसे कहता है, परपेंडिकुलर का मतलब थीटा जब हमारा π/2 है इस तरीक़ा से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो आ जाती है 1/4πε0 P/R³, और ई पैरेलल जो आ जाता है वो आता है हमारा 1/4πε0 2P/R³। ये दोनों एक्सप्रेशंस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ ई पैरेलल अपॉन ई परपेंडिकुलर का मतलब है पैरेलल इधर की तरफ कहीं पॉइंट है P, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, ये तब अप्लाई होगा, और परपेंडिकुलर में ये होगा। तो यहाँ ये सारे एक्सप्रेशंस जब हैं जब R की वैल्यू 2a के मुकाबले ज़्यादा होती है। साथ साथ याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसके अंदर वो 1/R³ पे वेरी करता है डाइपोल में। तो कई बार डिपेंडेंसी पूछ लेता है सिंपली कि डाइपोल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और पोटेंशियल है वो R पे कैसे डिपेंड करता है। तो V यहाँ 1/R² पे वेरी करता है, V मीन्स पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक फील्ड 1/R³ पे। तो इस पे ध्यान रखें। क्वेश्चंस में यहाँ देख लें कि एक तो यही क्वेश्चंस पूछा जाता है, कई बार इस तरीका से भी पूछ लेता है कि थीटा की वैल्यू हमें बताएगा, डाइपोल मोमेंट बताएगा या चार्ज Q बता देगा, और इनके बीच का सेपरेशन करके हमें P निकालना होगा, और R पे जो R है वो बता देगा, इतनी डिस्टेंस पे हमें E बताना है। तो ये फार्मूला हम सिंपली यूज कर सकते हैं। उसके बाद याद रखें कि डाइपोल के बाद आता है हमारा क्वाड्रापोल, और क्वाड्रापोल में दो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। V जो रहता है वो रहता है हमारा 1/4πε0 Q, यहाँ से आएगा, अपॉन जो वैल्यू रहती है वो रहती है यहाँ पे R³। Q यहाँ पे क्वाड्रापोल मोमेंट कहलाता है, और साथ साथ यहाँ जो वैल्यू आती है वो आती है 1/2 × 3 cos² θ - 1।
तो ये फार्मूला याद रखें, पोटेंशियल का फार्मूला है V इजकल टू 1/4πε0 Q/r³ और हाफ इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पर डिपेंडेंसी पे खास तौर से ध्यान रखें, तो सब कांस्टेंट में ही चले जाएंगे। तो V की डिपेंडेंसी देख लें यहाँ, जो डिपेंड कर रहा है, जो क्वाड्रापोल मोमेंट Q पर निर्भर करता है। क्वाड्रापोल मोमेंट जो होता है वो Q इंटू ए स्क्वायर होता है। यहाँ पे जो क्वाड्रापोल बनता है वो इस तरीका से बनता है, वो भी देख लें। -2Q यहाँ चार्ज लेते हैं, +Q और +Q। यहाँ पे जो सेपरेशन है वो पूरा A2A होता है, और ये जो डिस्टेंस है ये भी A और ये भी डिस्टेंस है। तो ये इस तरीका से वेरिएशन चलता है इसमें। तो V यहाँ पे 1/r³ और 1Q/r³ पर निर्भर करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो करेगा इसमें वो Q/r⁴ पर डिपेंड करता है। तो डिपेंडेंसियों को देखें, फॉर्मूलों को देखें और इनके रिविजन्स को करके जाएं। V और E के यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ साथ याद रखें कि एक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है उसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्रेशंस यहाँ रहता है हमारा E का रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसमें V और E इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही पूछता है रिंग में और डिस्क में। तो रिंग और डिस्क को भी अच्छे से करके जाएं। ये भी कई बार सीधे ये मैंने चीज़ें इसलिए कराई हैं कि मैंने कई बार क्या देखा है, इन फार्मूलों पे सीधे फार्मूले पूछ लिए जाते हैं। तो इन फार्मूलों को याद करके जाएं, जो हमारे दोनों तीनों फार्मूले हैं, मोनोपोल, डाइपोल, क्वाड्रापोल, इनके पोटेंशियल के फार्मूले, इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले, और इन पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कर लें। साथ साथ याद रखें कि डाइपोल मोमेंट जब भी हमें कैलकुलेट करना होता है, तो डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए ऑलवेज क्या करना होता है, चार्ज लें और चार्ज के साथ साथ कोऑर्डिनेट लें, उसके जो चार्ज है उसका कोऑर्डिनेट और दूसरे चार्ज का भी इसी तरीक़ा से चार्ज को कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते जाएं। जैसे हमारे पास में एक चार्ज है Q1, इसके कोऑर्डिनेट सपोज क्या कहता है कि इसके कोऑर्डिनेट हैं हमारे A1 और A2। एक चार्ज कहता है Q2 है और इसके कोऑर्डिनेट हैं A3 A4, और कहता है कि इनका डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे Q1 A1I प्लस Q1 A2J प्लस Q2 A3I प्लस Q2 A4J, ये नेट डाइपोल मोमेंट इसका हम लिख पाएंगे। इस तरीक़ा से याद रखें कि जब भी डाइपोल मोमेंट P लिखना होता है तो चार्ज अगर हमारा Q है, कोऑर्डिनेट A है, तो डाइपोल मोमेंट को Q इंटू A लेंगे। अगर दूसरा चार्ज है वो भी Q है और उसका कोऑर्डिनेट B है, तो उसका डाइपोल मोमेंट Q भी लेंगे। तो कोऑर्डिनेट पे और चार्ज पे निर्भर करता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट कभी भी रोटेशन से चेंज नहीं होता, जो उसका मैग्नीट्यूड है, केवल डायरेक्शन चेंज होती है। जैसे हमारा कोई एक डाइपोल हम जब बनाते हैं तो एक चार्ज हम +Q लें, एक चार्ज -Q लें, तो इसका डाइपोल मोमेंट बेसिकली ऐसे वेरी करता है, और माइनस से +Q की तरफ। अगर हम इसको रोटेट कराते हैं तो डाइपोल मोमेंट चेंज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहता है, केवल और केवल उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। तो इस तरीका के क्वेश्चंस कई बार सिंपल सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में 2-3 चीज़ें जो मैं और भी बताना चाहूँगा वो ये है कि रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और रिंग के कारण पोटेंशियल है, वो दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं। अगर रेडियस r है और x डिस्टेंस सेंटर से v पूछता है तो v की वैल्यू होती है 1/4πε0 Q/r² प्लस x²। कैपिटल R रेडियस है जो हमारे रिंग की, और x जो है वो डिस्टेंस है सेंटर से जिस पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ध्यान रखें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो -∂V/∂x से कैलकुलेट होता है। उसकी वैल्यू आती है सिंपली 1/4πε0 Qx/r² प्लस x² की पावर 3/2। तो इस फार्मूले पे क्वेश्चन सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला या पोटेंशियल का फार्मूला, इन पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। और क्या करता है, कई बार क्वेश्चंस में एक रिंग ये देगा, इस पे चार्ज बता देगा ये Q है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे एक चार्ज -Q रख देगा, यहाँ से एक डिस्टेंस x बताएगा, ये रेडियस r बताएगा। और कई बार क्या कहता है, ये कंडीशंस बता देता है कि जो r है वो x जो है वो बहुत छोटा है और r बहुत बड़ा है। कहेगा कि अब इसका इनके बीच में फोर्स बताइए। तो क्या करें, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें इसके कारण इस पॉइंट पे, और फोर्स के लिए क्या करें, फोर्स के लिए सिंपली -Q0 इंटू ई कर दें। उसके बाद ई की वैल्यू को यहाँ से इस वाले एक्सप्रेशन से यहाँ पुट कर दें, और पता चलेगा कि जब फोर्स की वैल्यू को -kx के इक्वल कर देंगे तो SHM हमें पता चलेगा। के फोर्स कांस्टेंट निकाल लें और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k/m से एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा निकाल सकते हैं, और टाइम पीरियड के लिए 2π/ओमेगा कर दें। तो यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बन के आता है। मैं समय के अभाव में बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, लेकिन बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ई की वैल्यू को यहाँ हमें पुट करना होगा -Q0 Qx/4πε0 r³। कब ऐसे हम लिख पाएंगे ऐसा,
जब हम ये कंडीशंस इस पर अप्लाई कर देंगे तो इस टर्म को जो ये वाली टर्म है एक्स वाली ये छोड़ देंगे हैं, तो ये आर क्यूब बन जाएगा यहाँ से, और इसको माइनस के एक्स के इक्वल कर दें, के की वैल्यू यहाँ से सिंपली कैलकुलेट हो जाएगी क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। और अगर इस बॉडी का मास m है तो k बाई एम हम कर देंगे तो m यहाँ आ जाएगा, ये इसको ओमेगा स्क्वायर के इक्वल कर दें और ओमेगा यहाँ से हमें सिंपली पता चल जाएगा क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब, और यहाँ से इसकी पावर हाफ आएगी। और टाइम पीरियड अगर पूछता है तो 2 पाई बाई ओमेगा कर दें, और अगर टाइम पीरियड के अलावा फ्रीक्वेंसी पूछता है तो t निकाल कर फ्रीक्वेंसी 1/t कर दें। इस तरीक़ा से हम इस पर क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं रिंग पे, काफ़ी महत्वपूर्ण इससे मैं कहूँगा लगातार क्वेश्चंस मैंने इस पर देखे, बहुत बार क्वेश्चंस इस पर पूछा जाता है रिंग के केस में, और रिंग पे 2-3 क्वेश्चंस ये जो मैं अभी बता रहा था इस तरीक़ा के क्वेश्चंस कंपटीशंस में देखे जाते हैं। रिंग के साथ साथ याद रखें डिस्क को भी कर जाएं, डिस्क पे भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो रिंग को और डिस्क को दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूलों को इनको तैयार कर लें और पोटेंशियल के फार्मूले इसमें तैयार कर लें। तो रिंग में याद रखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है डिस्क का वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर रहता है 1 माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर जो वैल्यू है हाफ। ये एक्सप्रेशंस इलेक्ट्रिक फील्ड का याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है जिसके कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ होता है। इसमें कई बार क्या करता है ये फॉर्मूला सिंपली पूछ लेता है, या कई बार क्या v पूछ लेता है, तो याद रखें v को भी हम निकाल सकते हैं, e का याद करके जाएं, e बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स कर दें, और माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स को इस टर्म के इक्वल कर दें, उसके बाद डी एक्स को इधर ले जाएं और फिर इसे इंटीग्रेट कर दें, तो यहाँ से v निकाल सकते हैं। तो v भी कई बार पूछा जाता है, तो v को भी निकालना सीख लें और इस तरीक़ा से इसे सॉल्व करना सीख लें। मैं सदा एक ही चीज़ स्टूडेंटों से कहना चाहूँगा कि ई के फॉर्मूले याद करें और वी को माइनस इंटीग्रल ई डी आर से सॉल्व करके वी कैलकुलेट करना सीख लें, तो उससे क्या होगा एक ही तरीक़ा के फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, दूसरे की आपको ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरीक़ा के क्वेश्चंस देखे जाते हैं, डिस्क पे क्वेश्चंस, रिंग पे क्वेश्चंस, और पोटेंशियल के मोनोपोल, डाइपोल, क्वाड्रापोल और ऑक्टापोल में याद रखें कि उसी तरीक़ा से मोनोपोल में v जो है पोटेंशियल 1/r पे करता है, डाइपोल में 1/r स्क्वायर पे, और क्वाड्रापोल में 1/ जो वैल्यू है वो आगे बढ़ती जाएगी r³ पे, और उसके बाद ऑक्टापोल में 1/r4। उसके साथ साथ e के जो वेरिएशन है वो एक पावर नीचे बढ़ाते चले जाएं तो क्वेश्चंस निकल जाते हैं। कई बार डिपेंडेंसी पूछ लेता है, जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि v हमारा 1/r4 पर निर्भर करता है, बताएं कि मोनोपोल है, डाइपोल है, क्वाड्रापोल है, ऑक्टापोल है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरीक़ा के क्वेश्चंस करके जाएं, का मुझे उम्मीद है कि ई और वी को आप अच्छे से करके जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चंस जनरली आते हैं और आप इजीली इन्हें हैंडल कर सकते हैं। एक साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा कई बार क्वेश्चंस जो आ रहा है वो कैपेसिटेंस पर आ जाता है, तो कैपेसिटेंस की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कैपेसिटेंस से भी। कैपेसिटेंस के सदा फॉर्मूले याद रखें। कैपेसिटेंस में 3 तरीक़ा के कैपेसिटेंस हम लेके चलते हैं। एक हमारा होता है जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मैं ब्रीफ में ही लिख पाऊँगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में याद करें कि जो ई होता है, हम 2 हमारी ये प्लेट होती हैं और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू और इधर चार्ज माइनस क्यू रहता है, इधर जो चार्ज है वो प्लस क्यू जाता है, उसे हम क्या करते हैं ग्राउंडेड कर देते हैं। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा यहाँ पे चार्ज डेंसिटी है। याद रखें सिग्मा मैंने डिस्क में भी नहीं बताया था, तो सिग्मा को याद रखें कि ये हमारी चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा इन दोनों का एडिशन आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और डी यहाँ पे अगर ये सेपरेशन है तो यहाँ पे ई तो हम लिख पाएंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा। साथ साथ ये याद रखें कि इन दोनों के बीच में कई बार फोर्स पूछ लेता है, दोनों प्लेटों के बीच में, तो फोर्स के लिए फॉर्मूला जो यूज करें वो Q इंटू ई करें, और जब Q इंटू ई यूज करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेटों के कारण नहीं लेंगे, केवल एक के कारण लेंगे। तो Q इंटू यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ले लें, और सिग्मा को Q अपॉन ए कर दें, क्योंकि सिग्मा जो होगी वो चार्ज पर यूनिट एरिया होगी, तो Q यहाँ पे और सिग्मा की जगह पे Q अपॉन ए ले आए इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये फोर्स जो आ जाएगा वो आएगा Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे ये माइनस साइन ले लें। माइनस साइन इसलिए ले लें क्योंकि यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा था
क्योंकि इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, एक पॉजिटिव प्लेट है एक नेगेटिव प्लेट है। तो फोर्स पूछ लेता है सिंपली, तो फोर्स की वैल्यू होगी -q²/2ε0। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर पूछता है तो σ/ε0। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पूछता है तो 0 होगा, क्योंकि इस पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा और इस नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, तो ये कैंसिल आउट होकर 0 बना लेंगे। इसी तरीक़ा से यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, इस नेगेटिव प्लेट के कारण इधर जाएगा, तो ये 0 होगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में याद रखें लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ जो है प्लेटों के इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहता है और अंदर जो वैल्यू है वो σ/ε0 रहती है। फोर्स जो लगता है वो -q²/2ε0 होता है और जो u है, u की वैल्यू हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला होता है q²/2c, ये याद रखें। और c हम जो कैलकुलेट करते हैं यहाँ से ये देख लें कि जो हमने e निकाला है वो इतना था, तो v जो पोटेंशियल होगा वो e × d से ले लें, जो पोटेंशियल की वैल्यू है d यहाँ पे इन दोनों प्लेटों के बीच का सेपरेशन है। e की वैल्यू सिंपली लिख दें q/A∁0 × d, तो c यहाँ से सिंपली हम ले सकते हैं q/v, तो c की वैल्यू सिंपली आएगी यहाँ से ε0 A/d। तो कैपेसिटेंस ऐसे निकाल लेते हैं और जो एनर्जी है वो q²/2c से कैलकुलेट कर सकते हैं, c की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। सिमिलरली जो है मैं डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल के भी फॉर्मूले बताना चाहूँगा। स्फेरिकल कैपेसिटर में जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा 4πε0 और R1R2/R2 - R1। R2 जो है वो एक्सटर्नल रेडियाई है और R1 जो है वो इंटरनल रेडियाई है, ये स्फेरिकल में रहता है। और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में जो फार्मूला होता है C की वैल्यू वो रहती है 2πε0 L/log E और R2/R1। R2 जो है वो एक्सटर्नल रेडियाई और R1 इनर रेडियाई है और L लेंथ है। तो ये फॉर्मूले याद रखें तीनों के, स्फेरिकल के, सिलेंड्रिकल के। साथ साथ मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा, स्फेरिकल के केस में भी E और V ज्ञात करना सीख लें और सिलेंड्रिकल में भी E और V दोनों ज्ञात करके जाएं, तो ये आपकी पूरी तैयारी इसमें कैपेसिटेंस की हो जाएगी। क्वेश्चंस जो भी आएगा उस हिसाब से देखें, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ सकता है, जैसे यहाँ Q और A बताएगा, फोर्स पूछ लेगा, या कई बार क्या कहता है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देगा, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है अगर यहाँ पे और डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, तो याद रखें कि जहाँ पे भी इस तरीका का होगा ε0 K यूज कर दें फॉर्मूले में, जहाँ भी ε0 यूज कर रहे थे वहाँ पे ε0 K लगा दें, तो आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे जैसे हमारा C है तो यहाँ पे ε0 K करेंगे, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में C ε0 K A/d हो जाएगा, तो ये इस तरीक़ा से हम कैपेसिटेंस लेंगे, तो डाइलेक्ट्रिक के इंट्रोड्यूस से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा कई टाइम्स। तो ये ध्यान रखें, तो ε0 को ε0 K से रिप्लेस कर दें हर फॉर्मूले में अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करता है। तो ये यहाँ से कैपेसिटेंस को मैं रिवाइज करा रहा था। एक क्वेश्चंस जो है फॉर्मूला बेस यहाँ आता ही रहता है इस टॉपिक से, तो मुझे उम्मीद है कि आप कैपेसिटेंस को रिवाइज करके जाएंगे, इन फॉर्मूलों को रिवाइज करके जाएंगे। तो यहाँ से जब भी क्वेश्चन आता है तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन कभी नहीं आता, सीधे फॉर्मूले बेस ही आते हैं जनरली, और छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं उन्हें थोड़ा सा कम से कम करने का प्रयास करें। कंपटीशंस की जो सक्सेस का रास्ता जाता है वो इससे जाता है कि आपसे जो मिस्टेक्स हैं वो मिनिमम होनी चाहिए पेपर्स के अंदर। मिस्टेक्स हो जाती हैं क्योंकि मिस्टेक्स इसलिए होती हैं कि पेपर में काफ़ी प्रेशर्स स्टूडेंट झेलते हैं, तो उसके चलते कई बार मिस्टेक्स होती हैं। तो डी जो होता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसको ध्यान रखें। डी की वैल्यू जो रहती है वो रहती है हमारी ε0 E+P, ये याद रखें। P यहाँ पे पोलराइजेशन वेक्टर है और डी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो ये फॉर्मूला सिंपली सीधा ही पूछ लिया जाता है कई बार। और डी की जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वो होती है ε0, तो ε0 E+P ये फार्मूला होगा। तो P की वैल्यू यहाँ से ले सकते हैं हम पोलराइजेशन की, एप्सिलॉन की जगह पर K ε0 ले लें, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो P = K - 1 ε0 E। इस पर मैंने बहुत बार क्वेश्चन देखा है, सिंपली ये फार्मूला सीधा बहुत बार पूछा जाता है कंपटीशंस की दुनिया में, पोलराइजेशन P का ये फार्मूला पूछा जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। K देता है कई बार, E देता है और P पूछ लेता है, तो यहाँ पे फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें K और E की, सॉल्व कर दें। P और E देता है, K पूछता है, तो यहाँ से फार्मूले से यूज करके कैलकुलेट कर लें। P और E देता है तो K हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसका फार्मूले का फ़ायदा क्या है कि P और E पता है तो K निकाल सकते हैं। साथ साथ याद रखें कि फ्री स्पेस में K की वैल्यू 1 रहती है, तो पोलराइजेशन जो वेक्टर P है वो 0 होगा। तो व्हेन K = 1 इन द फ्री स्पेस, तो पोलराइजेशन वेक्टर P = 0, ये भी याद रखें, यहाँ से क्वेश्चंस देखा जाता है। उसके अलावा एक हमारा रहता है मैक्रोस्कोपिक एवरेज फील्ड पे क्वेश्चन। EM की जो वैल्यू होती है वो होती है E+
P/3 ε0। यहाँ पे E जो है वो है माइक्रोस्कोपिक एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड, E है इलेक्ट्रिक फील्ड और P है पोलराइजेशन वेक्टर। P की जो वैल्यू होती है, जो पोलराइजेशन वेक्टर है, वो होती है NPM, जहाँ पे PM जो है वो डायपोल मोमेंट है। तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं NPM/V। मीन्स अगर हम टोटल मॉलिक्यूल का पोलराइजेशन कैलकुलेट कर लें और उसे पर यूनिट वॉल्यूम निकालें तो पोलराइजेशन वेक्टर P के इक्वल होता है। यहाँ पे PM की वैल्यू जो रहती है वो रहती है हमारी αEM। अल्फा यहाँ पे कहलाती है पोलराइजेबिलिटी, और EM की वैल्यू को यहाँ से पुट कर दें इस एक्सप्रेशन से, तो N अल्फा और EM की जगह पे रख देते हैं हम E + P/3 ε0। ये वैल्यू पुट कर दें और P की जगह पे जैसे हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो यहाँ से क्लॉसियस-मसोटी इक्वेशंस कैलकुलेट होती है। अल्फा = 3 ε0/N K - 1/K+2। तो इस पे क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चंस इस पे पूछा जाता है। हमसे क्या कहता है, N दे देता है, और N का मतलब होगा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, K दे देता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और अल्फा पूछता है। तो इस फॉर्मूले से सिंपली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें N और अल्फा देता है तो K कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हमें N K देता है तो अल्फा निकाल सकते हैं, और अल्फा और K दोनों देता है तो स्मॉल n निकाल सकते हैं। तो ये हमें इसके फायदा हैं। ये कहलाती है क्लॉसियस-मसोटी इक्वेशन, ये कहलाती है हमारी लॉरेंज इक्वेशन। तो इनसे दोनों से क्वेश्चंस देखे जाते हैं। याद रखें कि जो हमारी अल्फा है, ये जो पोलराइजेबिलिटी है वो 3 तरीका की होती है, 3 टाइप्स की पोलराइजेबिलिटी। एक होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक, एक होती है आयोनिक, और एक होती है ओरिएंटेशनल। इसके 2-3 फार्मूले हैं, उन्हें तीनों फार्मूलों को आपको मैं रिवाइज कराए दे रहा हूँ। अल्फा अगर इलेक्ट्रॉनिक पूछता है तो वो होता है 4πε0 r3, r यहाँ पर रेडियस ऑफ एटम है। अगर अल्फा आई कहता है आयोनिक पोलराइजेबिलिटी तो होती है Q² और 1/m1 + 1/m2, ये वैल्यू होती है। m1 और m2 जो है आयंस हैं, उनके मासेज हैं, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और Q चार्ज है। अल्फा ओ जो होती है ये सबसे ज़्यादा बार पूछी जाती है, P0² 3kT, इसकी वैल्यू होती है अल्फा ओ की। इसे हम कहते हैं ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी। तो ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी डायपोल मोमेंट पर निर्भर करती है। डायपोल मोमेंट जो है मॉलिक्यूल का उसके स्क्वायर पे और टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अल्फा ओ जो है वो 1/T पर निर्भर करती है। कई बार क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी किन किन फैक्टरों पर निर्भर करती है। तो डिपेंडेंसी के तौर पर अगर हम देखें तो अल्फा ई जो है इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी वो रेडियस ऑफ एटम पे, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है सिंपली फार्मूले पे। अल्फा ई देगा, आर निकलवा लेगा, तो इस फार्मूले को यूज कर लें। इससे क्वेश्चन कम आता है, अल्फा ई से पूछ लेता है फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती है आयोनिक पोलराइजेबिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो घटेगी। मास m1 और m2 पर निर्भर करती है, अगर मास बढ़ेंगे तो अल्फा ई कम होगा। और अल्फा ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो तीनों फार्मूले इनको भी रिवाइज कर लें, ये भी आपको काम देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस के चांसेस रहते हैं। फार्मूला सिंपली पूछा जाता है, D = ε0 E + P पूछा जाता है। इस पे क्वेश्चंस मैंने अक्सर देखा है, लगातार पूछा जाता है। एक सदा गॉस लॉ के क्वेश्चंस ऑलवेज करके जाएं। E.ds की जो वैल्यू होती है वो Q/ε0 होती है, गॉस लॉ का स्टेटमेंट सिंपली याद रखें। और डिफरेंशियल फॉर्म इसकी जो होती है वो डाइवर्जेंस E = ρ/ε0 होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और del² V की जो वैल्यू है, E की जगह पे माइनस ग्रेडियंट V लिख देते हैं, तो -ρ/ε0 होती है। रो जब हमारा 0 होता है चार्ज फ्री रीजन में, तो ये इक्वेशंस, इसको हम कहते हैं पॉइजन इक्वेशंस। और ये अगर हम रो को 0 कर देते हैं तो del² V = 0 हो जाता है। ये कहलाती है हमारी लाप्लास इक्वेशन। तो ये पॉइजन इक्वेशंस और ये लाप्लास इक्वेशन, कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, V हमें दे देता है और रो पूछता है, तो क्या करें, उसे 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दें V को विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन, और सिंपली हम इसे सॉल्व कर दें। याद रखें del² के फॉर्मूले हमें कार्टेशियन, पोलर और स्फेरिकल तीनों में अगर याद हैं तो हमें अगर V पता है तो फिर हम इजीली सॉल्व करके रो निकाल सकते हैं। तो इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं आता, जनरली कार्टेशियन पे आता है। तो 2 बार उसे पोजीशन के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करें और -ρ/ε0 के इक्वल करके रो कैलकुलेट कर दें। रो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है। अगर यहाँ से E देता है हमें और रो पूछता है तो उसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर लें और रो कैलकुलेट कर लें। अगर हमें यहाँ E.ds की जगह पे Q/ε0 में इसको रो dV ले लें, कई बार रो देता है हमें, E पूछता है। और याद रखें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए E × 4πr² आता है। यहाँ से dV की जगह पे अगर रो केवल r का फंक्शन है तो 4πr² dr लेते हैं और इंटीग्रेट करके E निकाल लेते हैं। तो E निकालने के मेथड्स हैं, यहाँ से निकलते हैं। अगर रो निकालना तो इन दोनों से निकलता है, अगर E दिया है तो रो यहाँ से निकालते हैं।
और याद रखें कि यहाँ से रो निकालने के बाद जो चार्ज की वैल्यू अगर पूछता है तो क्यू को इंटीग्रल रो डी वी कर लेते हैं। चार्ज के निकालने के 3 फॉर्मूले ऑलवेज याद रखें। क्यू जो होता है वो रहता है हमारा इंटीग्रल लैम्डा डी एक्स, ये एक्सप्रेशन से लगता है लाइन चार्ज डेंसिटी में। और क्यू की वैल्यू जो होती है इंटीग्रल सिग्मा डी एस, वो रहती है 2 डायमेंशंस में। और क्यू की जो वैल्यू होती है रो डी वी होती है इन द केस ऑफ 3 डायमेंशंस। ये चार्ज के तीनों फॉर्मूले याद रखें और इन पर क्वेश्चंस भी कर लें, एक एक 2 क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चारों पांचों चीज़ें ऐसी हैं जहाँ से क्वेश्चंस रेगुलर इंटरवल पर पूछे जाते हैं। तो इनको निश्चित तौर से देख के जाएँ। गॉस लॉ के एप्लीकेशंस के एक एक 2 क्वेश्चंस देख लें, लास्ट मिनट पर रिवाइज कर लें, तो आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि गॉस लॉ सदा ही महत्वपूर्ण रहता है। और याद भी रखें कि गॉस लॉ ऑलवेज वैलिड होता है, लेकिन यूजफुल केवल तब होता है जब हमारी सिमेट्री का केस होता है। तो सिमेट्री में ज़्यादा यूजफुल है। बाकी जो है जो सिस्टम्स हैं उनके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि जब तक हम इंटीग्रल से ई बाहर नहीं ला पाते, वो केवल सिमेट्रिकल केस में ला पाते हैं, तो ई ए निकाल नहीं पाता, फिर हमें गॉस लॉ का सहारा लेना पड़ता है। कूलाम्स लॉ में 2 बातें ऑलवेज याद रखें कि कूलाम्स लॉ केवल पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, और 10⁻⁻15 मीटर से कम डिस्टेंस जब होती है तो ये लॉ फेल हो जाता है, क्योंकि तब न्यूक्लियर फोर्सेज जो है वो पिक्चर में आ जाते हैं। तो इस तरीक़ा से याद रखें। कंडक्टर्स में ऑलवेज कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं कंडक्टर्स पर बताना चाहूँगा। कई बार प्रॉपर्टी सिंपली पूछ ली जाती हैं। कंडक्टर्स के इनसाइड जो ई है वो ऑलवेज 0 होता है इनसाइड द कंडक्टर, और कंडक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसकी सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर होता है। 2 बातें सदा याद रखें, ई 0 होता है इनसाइड, उसके अलावा ये याद रखें कि रो 0 होता है इनसाइड, रो मीन्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। उसके अलावा याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द कंडक्टिंग ऑफ सरफेस होता है, ये याद रखें। और पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहता है इनसाइड द कंडक्टर। तो ये आपको सदा याद रखना है कि पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है इनसाइड, ई 0 रहता है, रो 0 रहता है, और चार्ज जो है वो सरफेस पे रिसाइड करता है। किस पे नहीं होता? इनसाइड द वॉल्यूम कभी भी चार्ज रिसाइड नहीं करता कंडक्टर में, क्योंकि कंडक्टर में फ्री चार्ज होते हैं। फ्री चार्ज कैरियर क्या करते हैं, उस चार्ज को सरफेस पे ले जाते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं ये कि जो सिंपली सीधी पूछी जाती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे आपको मैं रिवाइज करा रहा था कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी हमें बता रहा था। साथ साथ जो EMT के कुछ और महत्वपूर्ण कंसेप्ट भी मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। जो फोर्स है, लॉरेंज फोर्स पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखें, यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। लॉरेंज फोर्स जो होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज Q है तो F की वैल्यू Q ही होगी, ये इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। और मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो याद रखें, FM जो होता है मैग्नेटिक फोर्स Q × V×B होता है। तो ये 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे ये याद रखें कि ये वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है कि अगर कोई चार्ज Q अगर उसकी वेलोसिटी 0 है तो मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, और चार्ज इवन स्टेशनरी भी है तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो काम करता है। इन दोनों फोर्सों का जो सम है उसे हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं, F = Fe + Fm। तो ये याद रखें। साथ साथ ये याद रखें कि जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है उसके द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो सदा 0 होता है, और केवल ये क्या करता है, ये वाला चार्ज केवल डिफ्लेक्शन करता है, क्या नहीं करता, काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करता। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को चेंज केवल कौन करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट करता है, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। साथ साथ ये याद रखें कि जब हम साइक्लोट्रॉन बनाते हैं तो कुछ साइक्लोट्रॉन की 2-3-4 बातें मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा। साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो चार्ज को एक्सीलेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड उसे सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करता है। तो इस तरीक़ा से चार्ज पार्टिकल जो है लगातार बढ़ती गई जिसमें एक्सीलेट होता जाता है। 2 D होती हैं, D1 और D2, और जब D1 से D2 होता है तब भी वो एक्सीलेट होता है, और जब वो D2 से D1 जाता है तब भी एक्सीलेट होता है। तो QV जो है D1 से D2 तक काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करता है, और D2 से D1 तक भी एनर्जी जो है वो 2QV इसलिए एनर्जी एक्वायर कर लेता है वापस आने में, क्योंकि पोलरिटी उसकी रिवर्स होती है। AC जो है, जो AC जब D1 से D2 जाता है, जब अगर वो पॉजिटिव पोलरिटी है तो D2 से D1 की नेगेटिव होती है, और हाफ साइकिल में उसके अगली हाफ साइकिल में इसका उल्टा हो जाता है। तो क्या होता है, QV जो है पहली हाफ साइकिल में काइनेटिक एनर्जी एक्वायर होती है और QV दूसरी हाफ में, तो पूरी साइकिल में 2QV होती है। और अगर n साइकिल तक चार्ज पार्टिकल जाता है तो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर हो जाती है n × 2QV। तो इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, n देता है, Q देता है, V देता है, काइनेटिक एनर्जी पूछ लेता है। तो इसको ध्यान रखें। साथ साथ ये याद रखें कि जो मैग्नेटिक
फोर्स है वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर लगाते हैं, और जब ये परपेंडिकुलर वी और वी के परपेंडिकुलर होता है तो ये क्यू वी भी होता है। तो यहाँ से नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को क्यू वी के इक्वल कर दें तो आर की वैल्यू यहाँ से आ जाती है हमारी एम वी अपॉन क्यू बी। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, मोमेंटम देता है, चार्ज और बी देता है, रेडियस पूछ लेता है, तो आर इजकल टू पी अपॉन क्यू बी, ये हमारा साइक्लोट्रॉन फार्मूला कहलाता है। इसे हम P इजकल टू क्यू बी आर भी लिखते हैं, P इजकल टू क्यू बी आर। क्यू यहाँ पे चार्ज है, B मैग्नेटिक फील्ड है और R रेडियस है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो p²/2m से निकलती है, तो इसे इजीली हम कैलकुलेट कर पाते हैं, q² b² r² अपॉन 2m। तो यहाँ से इस फॉर्मूले को पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, क्यू बी आर एम देता है, काइनेटिक एनर्जी पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। साथ साथ ये याद रखें कि आर की जो वैल्यू है यहाँ से वो हमारी जो निकल कर आती है वो आती है 2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यू बी। यहाँ से क्वेश्चंस इस फॉर्मूले पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं। कहता है कि एक पार्टिकल है एल्फा पार्टिकल, एक कहता है प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, सबकी काइनेटिक एनर्जी समान है, फिर कहता है रेडियस निकालें। तो काइनेटिक एनर्जी समान ले लें, मास और चार्जों का कंसीडर करें, मैग्नेटिक फील्ड सेम रहता है, रेडियस की वैल्यू पूछता है। तो इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछते हैं। सेम मोमेंटम पे क्वेश्चन आता है तो आर बराबर पी अपॉन क्यू बी फॉर्मूला यूज करें। सेम काइनेटिक एनर्जी के लिए आता है तो इस वाले फॉर्मूले को यूज करें। तीन पार्टिकल जनरली ये देता है अल्फा, पी और डी, और रेडियस पूछता है सेम मोमेंटम पे कैसे रेडियस वेरी करेंगे और सेम काइनेटिक एनर्जी में कैसे वेरी करेंगे अल्फा पी डी में। तो इसको करके जाएं, इसको करके जाएं। साथ साथ ये याद रखें कि अगर चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है और एंगल बना के अगर वो काम करता है, ना वो जीरो एंगल है ना पाई है, तो पार्टिकल उस समय पे जो मोशन करता है वो मोशन जो उसकी आती है वो आती है उसकी जो पाथ है वो आता है हमारा। बहुत बार क्वेश्चन इस पर देखा जाता है, इस तरीक़ा की शेप हमारी बन के आती है जब हमारा V और B के बीच में एंगल बनता है। V और B जब परपेंडिकुलर होते हैं तो जो केस है वो बनता है हमारा सर्किल का। इन द केस ऑफ V परपेंडिकुलर टू B, V जब पैरेलल रहता है B के तो स्ट्रेट लाइन आती है, और जब हमारा V और B के बीच में ना परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है तो हेलिक्स बन के आती है। ये याद रखें, अगर हेलिक्स की रेडियस कम होती जाती है तो याद रखें कि B हमारा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि R जो होता है वो हमारा 1/b पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रेडियस कम होती जा रही है, तो यहाँ पे B हमारा बढ़ता जा रहा है इस इधर की तरफ। इस तरीक़ा से भी क्वेश्चन आते हैं, और अगर हमारी रेडियस ऐसे बढ़ती जाती है, ये केस में बढ़ती जाती है, तो तब हमारा ये जो B है वो कम होता जाएगा जिससे रेडियस बढ़ती जा रही है। तो इस तरीका इस पे कंसेप्ट पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो याद रखें कि V परपेंडिकुलर B पे सर्किल पाथ होता है, V पैरेलल B पे स्ट्रेट लाइन होती है, और V और B में अगर एंगल बन के आता है तो पाथ हेलिक्स होता है। तो पाथ के 3 क्वेश्चंस याद रखें, काफ़ी बार क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं पाथों पे। साथ साथ ये याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल एंटर करता है परपेंडिकुलरली और इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो पाथ जो रहता है वो पैराबोलिक रहता है। तो उस तरीक़ा के क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, पाथ पूछ लेता है। साथ साथ याद रखें कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है और E और B परपेंडिकुलर उस पर अप्लाई होते हैं तो पाथ साइक्लॉइड होता है। तो पाथ के याद रखें, मैं एक बार फिर से रिवीजन करा रहा हूँ कि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है और E और B परपेंडिकुलर उस पर अप्लाई हो रहे हैं तो पाथ साइक्लॉइड होगा। अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है, परपेंडिकुलर एंटर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो पाथ जो है वो पैराबोलिक शेप का होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम देखेंगे तो अगर V और B मीन्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर पैरेलल हैं तो पाथ जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा, और V और B अगर परपेंडिकुलर हैं तो पाथ सर्किल होगा, और V और B ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है तो पाथ हेलिक्स होगा। और हेलिक्स जो होता है उसकी रेडियस अगर घटती है तो B मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है उस क्षेत्र में, बढ़ता जा रहा है लगातार, और इसका हम उल्टा भी कर सकते हैं। टाइम पीरियड जो होता है वो 2πr/v से हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और v की जगह पे जैसे हम qbr/m रखते हैं तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πm/qb आता है। फ्रीक्वेंसी पूछता है तो इसका उल्टा कर दें। तो ये याद रखें, सिंक्रोट्रॉन और साइक्लोट्रॉन के बारे में, सिंक्रोट्रॉन को जरूर पढ़ जाएं, तो वहाँ से भी क्वेश्चंस देख लिया जाता है कई बार। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसके अंदर। साथ साथ याद रखें कि हमारा एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का, बायो-सैवर्ट लॉ का, उस पर क्वेश्चन आता है। dB की वैल्यू जो होती है वो μ0 4πIdl × r/r³, ये फॉर्मूला होता है इसका। ये थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हुई है तो ये मैंने कर दिया जार। ये हमारा करंट I है, इसमें एक सेगमेंट ले लें dl, और अगर इसके यहाँ से ये थीटा है, ये r है,
यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। अगर हमारा स्ट्रेट वायर है और स्ट्रेट वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इससे कई बार r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड पूछता है, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रहती है μ0I/2πr। ये याद रखें, बहुत बार क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। साथ साथ याद रखें मैग्नेटिक फील्ड के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि अगर हमारा इस तरीक़ा से वायर को कहता है और यहाँ पे कहता है इसमें I करंट फ्लो करती है, ये जो रेडियस है सेमी सर्किल की वो R है, यहाँ पे कहता है B कैलकुलेट करें, करंट I ऐसे फ्लो कर रही है, तो ये I और इस पॉइंट में एंगल 0 होगा, तो ये इसके कारण और इस सेगमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। इस हाफ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा μ0I/4r। ये याद रखें, तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो μ0I/4r आएगा। अगर इसी को पूरे को इस तरीक़ा से कर देता है कि एक करंट को इस तरीक़ा से फ्लो करा देता है पूरा रेडियस R में, और कहता है कि इस पूरे जो सर्किल के कारण मैग्नेटिक फील्ड अगर करंट I फ्लो कर रही है तो B यहाँ कितना होगा, तो उसका आंसर होगा μ0I/2r। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के याद रखें फॉर्मूले, μ0I/2r पूरे सर्किल के कारण, चाहे तो ऐसे चाहे ऐसे, मैं डायरेक्शंस नहीं ले रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। और अगर इस तरीक़ा से है तो B की वैल्यू μ0I/4r, सीधे सेगमेंटों के कारण जो वैल्यू है वो μ0I/4r होगी। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ साथ यहाँ एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, B.dl की जो वैल्यू है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो रहता है μ0I, और B जो आता है यहाँ से B कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी हमारा सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशंस पे अप्लाई होता है, ये एम्पियर्स का लॉ कहलाता है। और जो I है उसको हम जैसे ही यहाँ से J.ds लिखते हैं और B.dl को कर्ल B.ds लिखते हैं, तो यहाँ से कर्ल B की जो वैल्यू है वो आ जाती है हमारी μ0J। तो यहाँ से क्वेश्चंस ये कब अप्लाई होता है कि अगर हमें B देता है और J पूछता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करें, B का कर्ल ले लें, J कैलकुलेट कर लें, कर्ल B कैलकुलेट करके उसे μ0 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ से हमें J कैलकुलेट हो जाएगा। याद रखें अगर वेक्टर पोटेंशियल में A देता है हमें तो B बराबर कर्ल A से कैलकुलेट करते हैं, A जो कहलाता है वो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, तो A देता है तो B कैलकुलेट कर लें। डाइवर्जेंस B की जो वैल्यू होती है वो भी याद रखें कि डाइवर्जेंस B जो होता है वो 0 होता है। जैसे क्या कहता है, 4 मैग्नेटिक फील्ड देगा और कहेगा इनमें से कौन सा जो B है वो सही है, तो उसमें क्या करें कि वही मैग्नेटिक फील्ड राइट आएगा जिसका डाइवर्जेंस भी 0 होगा। इस तरीक़ा से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस मैग्नेटिक फील्ड पे करके जाएं, साथ साथ एम्पियर्स लॉ और जो हमारा सर्कुलर कॉइल है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड के सब फॉर्मूले आप अपने टिप्स पे रखें। मैग्नेटिक फील्ड से क्वेश्चंस निश्चित तौर से आने के चांसेस रहते हैं, सदा क्वेश्चंस इस पे देखे जाते हैं। बी जो होता है सोलिनॉइड के कारण वो रहता है हमारा μ0NI/L, N जो है नंबर ऑफ टर्न्स हैं और L है लेंथ, और इसे हम इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलिनॉइड है ये, तो B बराबर μ0NI भी लिखते हैं। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड होती है, इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलिनॉइड जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो। अगर उसमें भी 2-3 बातें जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं, वो ये है कि अगर वो टोरॉइड में पूछता है तो टोरॉइड में यही फार्मूला μ0NI, और इसको हम जो लिख पाते हैं L को 2πr कर देते हैं, तो ये हमारा फार्मूला ये बन जाता है टोरॉइड के लिए। तो टोरॉइड का फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड का μ0NI/2πr और सोलिनॉइड का फार्मूला μ0NI/L। इस पे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, NI और L देता है, B पूछ लेता है। यहाँ पे फार्मूला ये सिंपली पूछ लेता है, NI या R देता है, B पूछ लेता है। यहाँ पे क्वेश्चंस देखें, और B जो है फार्मूलों में देख रहे हैं हम वो N पे निर्भर करता है, तो ये भी याद रखें। साथ साथ ये याद रखें कि N∅V जो होता है वो हमारा Li के इक्वल होता है, ये भी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ∅V मैग्नेटिक फ्लक्स है, N नंबर ऑफ टर्न्स है, L जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस है और I करंट है। L के जितने भी फार्मूला हैं उनमें L जो है वो N² पर निर्भर करता है, जहाँ पे N नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो कई बार क्या करता है, L1/L2 = N1/N2 का होल स्क्वायर पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन देखा जाता है, N1 N2 देता है, L1 देता है, L2 पूछ लेता है। N1 और N2 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, 2 कॉइलें, और उनमें पूछ लेता है कि जो रेशो है L1/L2 की वो क्या होगी अगर N1 इतना है N2 इतना है। तो यहाँ से क्वेश्चंस रेगुलर पूछे जाते हैं। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस थे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल में B का फार्मूला याद रख लें, μ0NI/2 और A² + x² 3/2। इस फार्मूले पे पूछता है क्वेश्चंस, बहुत बार क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। ये सर्कुलर कॉइल है जिसके अंदर करंट
फ्लो कर रही है आई, और उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे बी पूछता है, ए जो है रेडियस है केस ऑफ द जो हमारी कॉइल है उसकी। तो सर्कुलर कॉइल की रेडियस अगर ए है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो स्मॉल एन है, आई करंट फ्लो कर रही है सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, बी का फॉर्मूला ये होता है। इसमें याद रखें सेंटर पे पूछता है तो एक्स की वैल्यू को 0 कर दें तो बी हमें कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चंस देखा जाता है, सर्कुलर कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड पे क्वेश्चन रेगुलर देखा जाता है। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। करंट I1 और I2 हैं, इनके बीच में कई बार फोर्स पूछ लेता है, दो इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर वायर हैं, तो F/L जो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसकी वैल्यू μ0, ये आर डिस्टेंस ले लें, μ0/4π 2I1I2/R होती है। तो ये हमारे फॉर्मूले थे। F/L फोर्स पर यूनिट लेंथ, μ0 परमिएबिलिटी है और I1I2 करंट है। इसमें याद रखें कि दोनों में अगर करंट सेम दिशा में जाती है तो अट्रैक्शन होता है, और अगर अपोजिट दिशा में जाती है तो क्या रहता है, रिपल्सन। इस तरीक़ा के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन से मैं डिस्कस कर रहा था, कुछ और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें मैं बताना चाहूँगा मैग्नेटिक फील्ड की, जो रेगुलर पूछी जाती हैं। काफ़ी समय मैं इसमें दे चुका हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको निश्चित तौर से लाभ देंगी ये सब चीज़ें। बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा μ0 और H+m, ये जो फॉर्मूला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बी की जगह पे हम ले लेते हैं μH = μ0, और यहाँ से जो वैल्यू है वो H+m की जगह पे ले लेते हैं JMH, और यहाँ से H को H मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, तो यहाँ से μ/μr ये हो जाता है μr = 1 + JM। ये याद रखें, ये इस तरीक़ा से ये फॉर्मूला है, B = μ0 H+m। H मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, मैग्नेटाइजेशन है, B मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच में रिलेशन है। और μr यहाँ पर रिलेटिव परमिएबिलिटी है, JM यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है। तो कई बार μr देता है, JM हमसे पूछ लेता है। इसी तरीक़ा से हमारा जो फॉर्मूला है वो D का चलता है। D जो होता है वो ε0 E + P होता है, ये इस तरीक़ा से चलता है। और D की जगह पे ε ले लें, ε0 E, और P की जगह पे फॉर्मूला होता है J0 ε0 j/E। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चंस को देखा जाता है, बहुत बार क्वेश्चंस यहाँ से देखे जाते हैं। तो εr यहाँ से E को कैंसिल आउट कर दें तो εr की वैल्यू यहाँ से आती है 1 + j/E। यहाँ पे इस क्वेश्चन में जब हमें रिलेटिव परमिटिविटी दे और j/E इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी पूछता है तो ये फॉर्मूला यूज करें, और अगर हमसे रिलेटिव परमिएबिलिटी देता है और JM मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी पूछता है तो ये अप्लाई करें। मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला मैग्नेटिक इंटेंसिटी से कोरिलेट होता है, M = JMH, ये भी याद रखें। और P का मैंने अभी फॉर्मूला बताई था। तो ये हमारे एक्सप्रेशंस थे जिन पे क्वेश्चंस देखा जाता है, एक चीज़ को देता है दूसरी चीज़ पूछ लेता है। तो फॉर्मूले भी सिंपली सीधे पूछ लिए जाते हैं, सीधे सीधे मैंने कंपटीशंस में देखे हैं, जो हमारे BHU का स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या जो एग्ज़ाम बाकी MSc का लिखते हैं, उनमें इनमें से फॉर्मूले सीधे सीधे सिंपली पूछे जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ कि जो रेगुलर पूछी जाती हैं, और उनके एप्लीकेशंस में ये करना होता है कि हमें केवल और केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी होती है। चारों मैक्सवेल इक्वेशंस याद रखें, फैराडे लॉ को बहुत अच्छे से करके जाएं। फैराडे लॉ का स्टेटमेंट होता है E = -d∅v/dt। मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज जो है वो इंटू GMF के इक्वल होता है माइनस साइन के साथ। तो यहाँ याद रखें ये हमारा रहता है E.dl, लाइन इंटीग्रल इंटू GMF को लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, -d/dt, और φv जो रहता है वो रहता है हमारा B.ds। यहाँ से जो वैल्यू हमारी सॉल्व होती है, यहाँ से आता है हमारा कर्ल E = -del/v/dt। अगर हमें E पता है उसका कर्ल लें, यहाँ से B निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से मैंने लगातार देखा है, E देता है B पूछता है, तो ये करें कि पहले E का कर्ल निकाल लें और उसे -del/dt के इक्वल कर लें, और -dv को कर्ल निकालने के बाद dt को इधर ले आएँ, -dv के इक्वल करें और फिर इंटीग्रेट कर दें तो B निकाल सकते हैं। याद रखें कि जब B और B साइनसॉइडल वेव होती है तो E भी साइनसॉइडल होती है, B कोसाइन वेव होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कोसाइन में जाता है। ये दो चीज़ें आप ऑलवेज याद रखें, उससे आपको आंसर मार्क करने में आसानी रहेगी। यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके अलावा याद रखें कि डाइवर्जेंस E की जो वैल्यू होती है वो ρ/ε0 होती है, डाइवर्जेंस B की जो वैल्यू है वो 0 होती है, और याद रखें कि कर्ल H जो होता है वो J + del/dt के इक्वल होता है, या इसे हम लिख सकते हैं JC मीन्स कंडक्शन करंट डेंसिटी प्लस JD डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, ये याद रखें। और कर्ल E की जो वैल्यू होती है वो हमारी
माइनस KV/dt होती है। ये चारों इक्वेशंस जो होती हैं वो मैक्सवेल इक्वेशंस कहलाती हैं। इसमें क्या है कि रो पूछता है, ई हमें दे रखा है तो ये फॉर्मूला लगाएं, बी डाइवर्जेंस बी बराबर 0 पे क्वेश्चन आता है, 4 मैग्नेटिक फील्ड देता है, या ये कहता है मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, कौन सी इक्वेशन बताती है, तो ये बताती है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन हैं वो रेगुलर देखे जाते हैं। तो मैक्सवेल इक्वेशंस के एप्लीकेशंस पे काम करके जाएं, ई और बी पे जाएं, सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूले देख के जाएं, और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो AC करंट के एक्सप्रेशंस हैं, उनको भी रिवाइज कर जाएं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो चीज़ें हैं तेज़ी के साथ जो आप रिवीजन दे रहे थे वो आपको निश्चित तौर से बेनिफिट देंगी, और आपको बहुत जो कंसेप्ट हैं वो आपके कंसेप्टों को मजबूत करेंगी। साथ साथ ये याद रखें कि EM वेव जो होती है वो ट्रांसवर्स होती है, E और B परपेंडिकुलर होते हैं, और जो पॉइंटिंग वेक्टर S है उसकी वैल्यू कई बार पूछता है। S जो होता है पॉइंटिंग वेक्टर वो E×H होता है। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और H मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। और याद रखें कि कई बार E और H की डायरेक्शन देता है, S की डायरेक्शन पूछता है। जैसे E कहेगा X डायरेक्शन में तो I ले लें, H अगर कहता है Y डायरेक्शन में है तो J में ले लें, तो S K में जाएगा I×J की डायरेक्शन से। इस तरीक़ा से डायरेक्शन पर भी कई बार क्वेश्चन आता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये चीज़ मैं डिस्कस कर रहा था वो निश्चित तौर से आपको बेनिफिट देंगी। तो तेज़ी से रिवीजन करें, जो और भी चीज़ें रह गई हैं इसी स्पीड से सब फार्मूलों को, सब चीज़ों को रिवाइज करके जाएँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप निश्चित तौर से कामयाब होंगे और कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम आप क्वालिफाई कर पाएंगे। फॉर्मूलों पर खास तौर से काम करके जाएं लास्ट मैच की प्रिपरेशन में, और पीछे के पेपर्स देख लें कहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।